क्या कभी ऐसा लगा है कि शहरों का ये जो शोर है, ये भाग-दौड़, ये कहीं हमारे मन और शरीर दोनों को धीरे-धीरे पीस रही है? वो सुबह का ट्रैफिक जैम, वो लगातार बजते हॉर्न, वो हवा जिसमें सांस लेना भी मतलब एक चुनौती है। अगर ये सब महसूस होता है, तो आज हम एक ऐसी गहरी पड़ताल करने वाले हैं जो सीधे दिल को छुएगी। एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत किताब शेमुशी भाग 2 का पहला पाठ शुचि पर्यावरणम यानी स्वच्छ पर्यावरण, इसको परत दर परत समझेंगे। और हाँ, एक बात और, जो लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम सिर्फ अनुवाद नहीं करेंगे, बल्कि हर श्लोक के पीछे छिपे गहरे अर्थ और आज के समय में उसकी रेलेवेंस, उसको भी खोजेंगे। ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी की रचना लसल लतिका से लिया गया है जी। और इसमें कवि महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर जो चिंता जता रहे हैं वो आज भी इतनी सच्ची लगती हैं कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। कवि की जो मूल चिंता है वो ये है कि ये जो मशीनों का लौह चक्र है, ये हमारे तन और मन दोनों का शोषक बन गया है। इससे सिर्फ हवा या पानी ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा अस्तित्व मैला हो रहा है। और इस घुटन के बीच कवि की बस एक ही इच्छा है। क्या? कि इस शहरी जीवन से दूर किसी नदी, झरने, पेड़ पौधों और पक्षियों से गूंजते शांत वन प्रदेश की ओर चले जाएं। ये सिर्फ एक कविता नहीं, एक तरह की चेतावनी है। चलिए कविता की पहली ही पंक्ति से शुरू करते हैं, जो अपने आप में एक पूरी कहानी कह देती है। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। हाँ, मतलब यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, अब तो बस प्रकृति ही हमारा सहारा है। ये पंक्ति पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने आज के शहरी इंसान के मन की बात ही कह दी हो। एकदम। ये पंक्ति पूरी कविता की, कह सकते हैं, नींव रखती है। इसके बाद कवि उस वजह को सामने लाते हैं कि जीना मुश्किल क्यों हो गया है। वो कहते हैं, महानगर मध्ये चल्दन निशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। वाह, ये तो बहुत गहरी पंक्ति है। कालाय सचक्रम, लोहे का काला पहिया, ये शब्द ही अपने आप में कितना भारी और डरावना है। जरा इसे और खोलकर समझाइए। हाँ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, यानी हमारा ट्रैफिक, कारखानों की मशीनें। अच्छा। ये मन को सुखा रहा है, मना शोषयत, और शरीर को पीस रहा है, तनु पेशयत। लेकिन सबसे जरूरी शब्द है वक्रम। वक्रम मतलब? टेढ़ा। हाँ, टेढ़ा। ये पहिया सीधा नहीं घूम रहा, ये प्रगति की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर टेढ़ा घूम रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें कहीं पहुंचा नहीं रहा, बस एक ही जगह पर पीस रहा है। पर अगली पंक्ति तो इस तस्वीर को और भी भयानक बना देती है। दुर्दांतेर दशनेर अमुना स्यान्नेव जनगरसनम। यहाँ तो कवि ने इसे एक राक्षसी बना दिया है, जिसके भयानक दांत हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। संस्कृत काव्य में ये एक बहुत सशक्त अलंकार है, रूपक अलंकार। अच्छा। कवि ये नहीं कह रहे हैं कि पहिया राक्षस जैसा है, वो कह रहे हैं कि ये पहिया ही राक्षस है। ओहो। इससे इसका आतंक और बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि इसके भयानक दांतों से कहीं मानव का विनाश ही ना हो जाए। वो हमें दिखा रहे हैं कि जिसे हम विकास का पहिया समझ रहे हैं, असल में वो हमें निगल जाने वाला एक दैत्य है। तो कवि ने शहर को एक राक्षस की तरह दिखाया है जो हमें निगल सकता है। पर यह राक्षस काम कैसे करता है? इसके हथियार क्या हैं? मुझे लगता है अगले श्लोकों में कवि इसी राक्षस के जहर यानी प्रदूषण का जिक्र करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरे और तीसरे श्लोक में प्रदूषण का इतना सटीक चित्रण है कि यकीन नहीं होता ये दशकों पहले लिखा गया था। दूसरा श्लोक कहता है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शतशकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। कज्जल मलिनम धूमम यानी काजल जैसा काला धुआं। अरे यार, ये पढ़ते ही मुझे तो दिल्ली की सर्दियों वाली धुंध याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कवि ने भविष्य देख लिया था। एकदम। इसका अर्थ है सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजन जैसा काला धुआं छोड़ती हैं, और वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियों की पंक्ति ध्वानम वितरंती शोर करती हुई दौड़ रही हैं। और इसके बाद की पंक्ति आज की हकीकत को और भी साफ करती है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम। मतलब वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, वो खत्म ही नहीं होती हैं, जिससे सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, ये तो मुझे मुंबई या बेंगलुरु की याद दिलाता है।
एक बार मैं बस सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगा जैसे मैं किसी वीडियो गेम के मुश्किल लेवल में फंस गया हूं, जहां गाड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। कवि ने जो लिखा वो आज की हकीकत से कितना मिलता है। बिल्कुल पर यह समस्या सिर्फ हवा और शोर तक तो सीमित नहीं है, जैसा कि तीसरा श्लोक बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला श्लोक इस संकट को और भी बड़ा रूप देता है। ये कहता है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। इसका अर्थ तो काफी सीधा और गहरा लग रहा है। हाँ, वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित है, पानी भी साफ नहीं है, खाने की चीजों में बुरी चीजों मतलब कुत्सित वस्तु की मिलावट है, और सारी धरती धरातलम गंदगी से भरी हुई है। तो मतलब हवा, पानी, खाना, जमीन, हमारे अस्तित्व का हर आधार ही प्रदूषित हो चुका है। ये तो सिर्फ बाहरी प्रदूषण नहीं रहा, ये तो हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच गया है। जी। कवि की चिंता बहुत गहरी थी और यहीं पर वो एक समाधान की ओर भी इशारा करते हैं। अच्छा। हाँ, श्लोक के अंत में वो कहते हैं कि करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम। मतलब इस संसार में बाहर से और अंदर से दोनों तरफ बहुत ज्यादा शुद्धि करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी साफ सफाई की बात नहीं है, ये हमारे मन की शुद्धि की भी बात है। वो शायद ये कह रहे हैं कि बाहरी गंदगी हमारे मन की गंदगी का ही प्रतिबिंब है। इतनी घुटन, इतना जहर, इसके बाद तो जाहिर है कि कवि का मन यहां से कहीं दूर भाग जाना चाहेगा। एक तरफ ये भयानक शहरी तस्वीर है और दूसरी तरफ कवि एक अलग ही दुनिया की कल्पना कर रहे हैं। हाँ, और यही इस कविता का दिल है। चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में कवि की प्रकृति की ओर लौटने की जो इच्छा है वो साफ दिखती है। चौथा श्लोक एक सीधी साधी प्रार्थना है। कंचित कालम नया मामस मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहां मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी और पानी से भरे तालाब देखूं। जी, और फिर कहते हैं, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। किसी एकांत जंगल में एक पल के लिए ही सही मेरा घूमना हो सके। लेकिन एक सवाल है, क्या ये एकांत जंगल की कल्पना थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब असल में तो प्रकृति भी संघर्ष से भरी होती है। क्या कवि यहाँ शहर की हकीकत से भागकर एक काल्पनिक दुनिया में शरण नहीं ले रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक नजरिए से देखें तो हाँ, ये एक पलायनवादी सोच लग सकती है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो कवि शायद ये कह रहे हैं कि इंसान को अपनी असली जड़ों की ओर लौटना होगा, भले ही वो पल भर के लिए हो। ये भागना नहीं है, बल्कि खुद को रिचार्ज करना है, अपनी आत्मा को फिर से जीवित करना है। वो ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए जंगल में बस जाएं, वो कह रहे हैं क्षणमपि, एक क्षण के लिए ही सही। समझ गया। ये वैसा ही है जैसे हम छुट्टियों में पहाड़ों या समुद्र किनारे जाकर महसूस करते हैं। वो एक पल हमें बाकी साल भर शहर में जीने की ताकत देता है। बिल्कुल, और वो उस जगह की सुंदरता का वर्णन करते हैं। हर तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया। हरे भरे पेड़ों और सुंदर लताओं की पंक्तियां मनमोहक हैं। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्ति मेरे चुनने योग्य हो। मतलब वो प्रकृति का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, उसे छूना चाहते हैं। और फिर वो अकेले नहीं जाना चाहते, अपने मित्र को भी पुकारते हैं। आई चाल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। अरे भाई चलो। ये तो एक पुकार है उस शांति की ओर जो शायद हम सब अपने अंदर महसूस करते हैं, है ना? सही कहा। वो कहते हैं, अरे भाई चलो उस वन प्रदेश में चलें जो पक्षियों के समूहों की आवाज खगकुल कलरव से गूंज रहा है। और वो जगह कैसी है? वो जगह शहर के शोर पुरकलरव से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश देती है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी छिपी है। क्या है वो? चाकचिक्के जालम नो कुरियाज जीवित रस हरणम। चाकचिक्के जालम मतलब चकाचौंध का जाल। वाह, ये तो आज के इंस्टाग्राम कल्चर और उपभोक्तावाद पर कितनी सटीक टिप्पणी है। लेकिन ये जीवित रस क्या है? जीवन का रस, इसका मतलब क्या है? ये इस कविता का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। जीवित रस का मतलब है जीवन का असली आनंद, उसका सार, वो खुशी जो मॉल में खरीदारी करके नहीं बल्कि किसी पक्षी का गीत सुनकर मिलती है। वो शांति जो ट्रैफिक के शोर में नहीं बल्कि बहती नदी को देखकर मिलती है।
कवि कह रहे हैं कि शहरों की ये चकाचौंध, ये मॉल, ये विज्ञापन, ये सब एक जाल है जो धीरे धीरे हमारे जीवन के इस असली रस को सोख रहा है और हमें अंदर से खोखला बना रहा है। जी। और कविता का अंत सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक भविष्य की तस्वीर के साथ होता है जो बहुत डरावनी है। मैं फिर से याद दिला दूं, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये अंतिम श्लोक समझना बहुत बहुत जरूरी है। एकदम सही। अंतिम श्लोक सबसे शक्तिशाली है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः। पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियां पिस न जाएं। यहाँ पत्थर का मतलब सिर्फ पत्थर नहीं है ना? नहीं, यहाँ पत्थर का मतलब है कंक्रीट के जंगल, हमारे शहर, हमारी सड़कें। कवि को डर है कि हमारा ये अनियंत्रित शहरीकरण प्रकृति को कुचल देगा। और अगली पंक्ति इस डर को और भी साफ कर देती है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा। यह पथरीली सभ्यता प्रकृति में समा न जाए। ये पाषाणी सभ्यता की बात आज भी कितनी प्रासंगिक है। क्या ये सिर्फ कंक्रीट के जंगल है या ये एक मानसिकता भी है? यही इसका सबसे गहरा अर्थ है। पाषाणी सभ्यता सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं है, ये एक मानसिकता है। एक ऐसी सोच जो हर चीज को, नदी, पहाड़, जंगल को सिर्फ एक संसाधन, एक रिसोर्स के तौर पर देखती है, उसकी आत्मा को नहीं। ओह, यह एक ऐसी सभ्यता है जिसका दिल पत्थर का हो गया है। कवि की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं ये पथरीली भावनाहीन सभ्यता असली जीवित सांस लेती हुई प्रकृति को पूरी तरह निगल ना जाए। मतलब ये कि हम प्रकृति को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति की जगह अपनी एक नई पथरीली बेजान प्रकृति बना रहे हैं। और कविता का अंत होता है एक मार्मिक निवेदन के साथ। हाँ, कवि का अंतिम निवेदन है, मानवाई जीवनम कामेय नो जीवन मरणम। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरने की नहीं। जीते जी मरना। जी। शहर का ये दमघोटू, मशीनी, रसहीन जीवन उन्हें एक जीवित मृत्यु जैसा लगता है, जहां शरीर तो चल रहा है, सांस ले रहा है, काम कर रहा है, पर आत्मा मर चुकी है। वो उस जीवन को अस्वीकार कर रहे हैं। तो हमने देखा कि शुचि पर्यावरणम सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए एक आईना है। यह हमें विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने के लिए कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली जीवन चाकाचिक के जाल यानी चकाचौंध में नहीं, बल्कि खगकुल कलरव यानी पक्षियों के कलरव में है। ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस पूरी पड़ताल के बाद एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। कवि शहर से दूर जाने की बात करते हैं, पर क्या समाधान सिर्फ प्रकृति की ओर भाग जाना है? अच्छा सवाल है। या हमें इस पाषाणी सभ्यता को ही बदलने के बारे में सोचना चाहिए? क्या हम अपने शहरों को ऐसा बना सकते हैं जहां पेड़, पौधे और इंसान दोनों बिना पिसे एक साथ रह सके? जहां विकास का लौह चक्र जीवन को पीसे नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाए? ये सवाल हम सबके लिए है। क्या हम प्रकृति और प्रगति में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हैं, या दोनों को साथ लेकर चलने का कोई रास्ता है? एनसीईआरटी सुनो समझो पर ऐसे ही और पाठों की गहरी और सरल समझ के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली पड़ताल तक सोचते रहिए।